बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। फ्लड्स की सूरत हाल क्या है और कितना नुकसान हुआ और उस पर हुकूमत क्या इकदाम कर रही है, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन आर्मी चीफ से एक मुलाकात की सुहेल वड़ाइच ने। सुहेल वड़ाइच पाकिस्तान के एक पुराने जर्नलिस्ट हैं और ये इनको मैंने देखा भी था जब ब्रसल्स में आर्मी चीफ मौजूद थे, तो उस तकरीब में इन्हें ख़ास तौर पर बुलाया गया था और उस तकरीब के बाद इनकी कोई मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से। उस मुलाकात के हवाले से इन्होंने कुछ तफसीलात जारी की हैं। 5 चीज़ें उसमें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो पांचों चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आर्मी चीफ का माइंड मुकम्मल तौर पे डिस्क्लोज हो गया है, यानी वो फ्यूचर में क्या करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं और यानी वो जाने का उनका इरादा है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये क्लियर बात है कि जो सुहेल वड़ाइच ने लिखा वो एस्टेब्लिशमेंट की आर्मी चीफ की इजाज़त के बगैर तो लिख नहीं सकते। यानी अगर कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातें होंगी तो वो सुहेल वड़ाइच साहब आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, अगर जिंदगी रही तो आर्मी चीफ के रिटायर होने के बाद बताएंगे, उससे पहले वो नहीं बताएंगे। जब तक आर्मी चीफ मौजूद है तब तक वो वही लिखेंगे जो आर्मी चीफ की इजाजत से है। तो आर्मी चीफ की इजाजत से 5 चीजें सामने आई हैं। नंबर 1 चीज जो है वो माफी का मुतालबा है। नंबर 2 तब्दीली के बारे में अफवाहें। नंबर 3 खारजा पॉलिसी। नंबर 4 मईशत के मामला। नंबर 5 डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका और चीन। अब इसमें जो पहला नुकता है ना, जो आर्मी चीफ का स्टेटमेंट सुहेल वड़ाइच साहब ने पढ़ के सुनाया, वो मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे लगा कि ये कोई भी बाशऊर आदमी या अक्लमंद आदमी इसको तस्लीम नहीं करेगा। यानी सियासी हवाले से एक सवाल किया सुहेल वड़ाइच ने। सियासी हवाले से किए गए सवाल पे आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालियत सच्चे दिल से माफ़ी मांगने से मुमकिन है। इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयात का मतन और तर्जमा बताया, जिससे वादे होता था कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सवाए शैतान के, इबलीस के, सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफ़ी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफ़ी ना मांगने वाला शैतान बन गया। अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में आर्मी चीफ फील्ड मार्शल का माइंड डिस्क्लोज कर रहे हैं सुहेल वड़ाइच साहब, कि वो ये समझते हैं कि जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि माफ़ी मांगो और इबलीस ने, शैतान ने माफ़ी नहीं मांगी और बाकी सब जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते हो गए और जिसने माफ़ी नहीं मांगी वो शैतान हो गया। और इस पर उन्होंने कुरान पाक का हवाला दिया आर्मी चीफ ने। अब सवाल यह है कि क्या सारा कुरान पाक इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ उतरा है? क्या कुरान पाक की कोई आयत आपको यह नहीं बताती कि जुल्म नहीं करना, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं करना, जबरी तौर पर इंसानों को लापता नहीं करना, बेगुनाहों का खून नहीं बहाना, जुल्म जबर और फस्तायत नहीं करनी, ईमानदार रहना है, बेईमानी नहीं करनी, लोगों का मैंडेट चोरी नहीं करना, अमानत में ख़यानत नहीं करनी, रिश्वत, सिफारिश और चोरों डाकुओं का साथ नहीं देना, गवाही हमेशा सच्ची देनी है, झूठ नहीं बोलना। क्या ये सारी चीजें, हक के साथ खड़े होना, ये सारा कुछ कुरान पाक में नहीं लिखा हुआ? या पूरा कुरान पाक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के बारे में ही आपने आर्मी चीफ ने सुनाना है लोगों को? अब जब भी कभी वो कुरान पाक का हवाला देते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे अटैक होता है। अब ये आप गौर करें ना कि इमरान खान इसलिए शैतान है, इनके बकौल, सुहेल वड़ाइच के बकौल आर्मी चीफ कह रहे हैं कि उसने इबलीस की तरह माफ़ी नहीं मांगी और मुराद रास या फैजुल हसन चौहान या अंदलीब अब्बास या फरूख हबीब या और बहुत सारे, परवेज खटक, महमूद खान, ये बहुत सारे बाकी लोग जो हैं जिन्होंने माफ़ी मांग ली वो फरिश्ते बन गए और आप खुदा बन गए। वो तो अल्लाह ताला के कहने पर माफ़ी मांगी थी। इस तरह तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सामने भी रास्ता रखा गया कि माफ़ी मांगो, या सर नीचे झुकाओ, या तस्लीम करो, या पीछे हटो। तो उन्होंने कहा नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं यहां कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। वो खड़े हो गए। तो दूसरी तरफ से ये मिसाल दी जा सकती है। तो यहां इस्लाम को, मजहब को, दीन को इसके बीच में यूं लेकर आना यह नामुनासिब है। इस वक्त ताकत आपके पास है, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कुरान पाक को बीच में लाकर यह कहना कि एक सियासी जमात और उसके पैरोकार जो माफी नहीं मांग रहे वो शैतान है। अब मैं अगर कुछ सवाल पूछूं कि एक, चले ये मान लें थोड़ी देर के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर जब इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार करके घसीटा गया और मारा गया, तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने गुस्से में आकर कुछ फौजी मकामात के ऊपर अटैक कर दिया, कुछ पुतले तोड़ दिए, कुछ जगह पे आग लगा दी, कुछ तोड़ फोड़ कर दी, कुछ शीशे तोड़ दिए, कोई मोर चोरी करके ले गया, कोई इस तरह की हरकतें की उन्होंने। तो उस पर तो आप कह रहे हैं उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी वरना वो शैतान बन जाएंगे, क्योंकि खुदा के कहने पर शैतान ने माफी नहीं मांगी थी। लेकिन क्या किसी डिक्टेटर ने आज तक माफी मांगी है इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर? क्या वो फरिश्ते हैं अभी भी? सवाल यह है कि मंशियात से लेकर कलाशनकोफ तक और कलाशनकोफ से लेकर खुद कुछ बम्बार तक
मुल्क में कौन लेकर आया? यही डिक्टेटर्स लेकर आए। क्या किसी एक डिक्टेटर ने, जो मिलिट्री डिक्टेटर है, उसने माफी मांगी आज तक? आधा मुल्क तोड़ दिया, उसकी माफी मांगी आज तक? बदतरीन सरेंडर पाकिस्तान की नहीं दुनिया की तारीख में किया, 90,000 कैदी बना दिए, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? कायदे आजम की बहन को बदतरीन रुसवा किया गया, उसकी माफी मांगी आज तक किसी ने? मुल्क को गैरों के हाथों जो है वो यरगमाल बना लिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। और गैरों की जंग में पाकिस्तान को धकेल दिया गया, किसी ने माफी नहीं मांगी। डॉलरों की खातिर अपने बेटे और बेटियों को पकड़कर अमेरिका के हवाले किया गया, इस पर किसी ने माफी मांगी? पाकिस्तान में हुकूमतें बनाई अपनी मर्जी से और हुकूमतें गिराई अपनी मर्जी से, इस पर किसी ने माफी मांगी? पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया पर हमला किया गया, हजारों घरों की चादर और चार दीवारी को फलांग गए, क्या किसी ने माफी मांगी? खवातीन को सड़कों पर घसीटा गया, आम शहरियों को अपने सियासी फायदों के लिए जबरी तौर पर लापता किया गया, पुरअमन इंसानों के ऊपर सिर्फ एहतजाज करने पर बराह रास्त गोलियां मारी गई, एक साबिक वजीर आजम पे लगभग 200 के करीब मुकदमे कर दिए गए, क्या किसी ने आज तक माफी मांगी? ये माफी सिर्फ इमरान खान ने मांगनी है और जराइम सिर्फ इमरान खान ने किए हैं। भाई जिस वक्त 9 मई हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब खुद हिरासत में थे और उन्हें फौज के इदारे रेंजर्स ने गिरफ्तार किया था गैर कानूनी तौर पे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस गिरफ्तारी को गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया था। उसके ऊपर लोगों ने एहतजाज किया, फिर जो हुआ वो आपके सामने। अब पीटीआई ये कहती है कि जनाब वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, जबकि आप ये कहते हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया था, माफी मांगे। भाई अगर इमरान खान ने सच्चे दिल से माफी मांगनी है, एक बात तो क्लियर हो गई, सारे पाकिस्तानी ये बात जान ले, एक बात तो क्लियर हो गई कि आसिम मुनीर साहब ने यह बता दिया कि इमरान खान साहब पे जो केसेस हैं वो कानूनी नहीं है, उनका कानून से कोई लेना देना नहीं है, वो मामला सिर्फ और सिर्फ माफी पे अटका हुआ है कि यहां जिद ये है कि इमरान खान की हमने नाक रगड़वानी है, इमरान खान से हमने माफी मंगवानी है, मामला सिर्फ यहां पे अटका हुआ है। और वो शेर का बच्चा जेल में माफी नहीं मांग रहा, उसको रोजाना तंग करते हैं, तंगो तारीख जगह के ऊपर रखा हुआ है, उसको बाहर निकलने को नहीं देते, उसको सहूलियात उससे छीन लेते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी इंफॉर्मेशन बंद कर देते हैं, कभी मुलाकातें बंद कर देते हैं, उसके बेटों से भी उसकी बात नहीं करवाते। तो ये जो सारी सूरत पैदा की जा रही है सिर्फ इसलिए कि इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है, कैदे तन्हाई में उस आदमी को रखा हुआ है, इसमें कोई आइन और कोई कानून नहीं है। ये सारा मामला एक जिद का और अना का है कि माफी चाहिए इमरान खान की। तो अब अपना माइंड डिस्क्लोज किया आर्मी चीफ ने कि सच्चे दिल से इमरान खान साहब माफी मांगे तो तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। यानी लुबे लुबाब उसका यही है कि सियासी मसालियत का एक ही तरीका है, वरना मुल्क में, और ये सियासत में मुदाखलत की बदतरीन एग्जाम्पल है। आज के बाद अगर DGISPR कहे या कोई और कहे कि फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, तो कम से कम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का तो बदतरीन ताल्लुक सियासत के साथ है। यह साबित किया किसने? सुहेल वड़ाइस साहब ने, और आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद साबित किया कि सियासी मसालियत में भी उनकी डिमांड है कि एक सच्चे दिल से माफी मांगे एक बंदा। तो ये तो सियासत के अंदर बदतरीन किरदार है, इसको कोई कुछ क्या नाम दे। अच्छा, एक और उन्होंने कहा जी कि तब्दीली के बारे में जो अफवाहें फैलाई जा रही है, ये तब्दीली क्या है, इस बारे में कुछ लोग कहते हैं कि आर्मी चीफ को जनाब कोई बना दिया जाएगा सदर पाकिस्तान, कोई कहते हैं जी शायद आर्मी चीफ रिटायर हो जाएंगे तो नया आर्मी चीफ आ जाएगा, तो अलग अलग चीजें। लेकिन उन्होंने कहा तब्दीली के बारे में जो अफवाहें आ रही हैं, हुकूमत और मुक्तदरा का मतलब है एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट दोनों के मुखालिफिन फैला रहे हैं कि जनाब तब्दीली की कोई अफवाहें हैं। देखिए ये तो क्लियर है कि आर्मी चीफ ने एक्सटेंशन लेनी है और मौजूदा निजाम इस कदर बूट पॉलिश कर रहा है कि अगर नवाज शरीफ ने अपने पैरों पे खड़े होने का फैसला ना किया तो ये एक्सटेंशन तो उन्हें देनी पड़ जाएगी। और इसका बंदोबस्त 1 साल पहले ही हो गया था, 3 साल की मुद्दत को 5 साल करने के बाद। खारजा पॉलिसी पे भी आर्मी चीफ ने बात की। अच्छा, ये भी वो डोमेन है जिसके अंदर उनका कोई इख्तियार ही नहीं है, ना आइन इसकी इजाजत देता है, ना कानून इसकी इजाजत देता है कि एक आर्मी चीफ सियासी मामलात में मुदाखलत करे। तो ऊपर जितना मैंने आपको बताया वो सारी सियासी मामलात में मुदाखलत है। और अब जो है वो तब्दीली के बारे में, यानी इनका क्या काम है इन चीजों से? इनका काम दिफा के साथ है। फिर खारजा पॉलिसी, अब खारजा पॉलिसी में हमारे आर्मी चीफ का क्या रोल है? वजीर खारजा मौजूद है, वजीर आजम मौजूद है, वो खारजा पॉलिसी चला लेंगे। लेकिन आर्मी चीफ जो है हमारे हमेशा से वो खारजा पॉलिसीज के अंदर भी मुदाखलत करते हैं जो नामुनासिब है। अब वो ये कह रहे हैं कि हम एक दोस्त की खातिर दूसरे को नाराज नहीं करेंगे। अमेरिका और चाइना से ताल्लुकात को बैलेंस करने के हवाले से ना वो इसके एक्सपर्ट है, ना उनकी इसके अंदर जिम्मेदारी है, ना उन्हें ये करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में एक रवायत बन गई है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही ये सारे काम करती है। बहरहाल ये भी उन्होंने किया और साथ ही उन्होंने इसको भी ओन कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप को जो अमन का नोबेल प्राइज देने के लिए नामजद किया गया है, इस फैसले को उन्होंने ओन किया आर्मी चीफ ने। लेकिन ये मैं पहले भी आपको बता रहा था कि जब डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात हुई फील्ड मार्शल की, तो उसके बाद फौरी तौर पे ये कदम उठाया गया था और फौरन हुकूमत को ये हुक्म जारी किया गया, कैबिनेट ने फौरी अप्रूवल दी और सबसे पहले पाकिस्तान ने
डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, तो आर्मी चीफ ने इसको ओन कर लिया कि जी ठीक है, यूनिक डिसीजन है। और उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की अमन की ख्वाहिश जेन्युइन है। अच्छा, मईशत के हवाले से जिससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है आर्मी चीफ का, लेकिन मईशत के हवाले से भी उनके पास पूरा एक रोड मैप है। वो कह रहे जी, जनरल आसिम मुनीर ने हिसाब किताब लगाकर बताया कि अगले साल से रेकोडेक से हर साल $2 अरब का खालिस मुनाफा होगा, जो हर साल बढ़ता जाएगा। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के पास नायाब जमीनी खजाना है, इस खजाने से पाकिस्तान का कर्जा भी उतर जाएगा। फील्ड मार्शल से पहली मुलाकात, मुआशी बहरान के हल के हवाले से जनरल आसिम मुनीर के पास पूरा रोड मैप था, जिसमें 5 और 10 साल के अंदर पाकिस्तान को दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में खड़ा करने की मनसूबाबंदी थी। आपके पास क्यों है रोड मैप मईशत का? आपके पास रोड मैप होना चाहिए कश्मीर कैसे आजाद करवाना है। आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि भारत से जो वो डैम बना बना के पाकिस्तान का पानी रोकता जा रहा है, वो अपना पानी भारत से कैसे छुड़वाना है। आपके पास ये रोड मैप होना चाहिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दों से कैसे बचाना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पे जो दहशतगर्द हर दफा इधर घुसाते हैं बार बार, उनको वहां पे कैसे रोकना है। आपके पास रोड मैप होना चाहिए कि बलूचिस्तान जो एक नो गो एरिया बन गया है, उसको दुरुस्त कैसे करना है। सिक्योरिटी की ड्यूटी है आपकी। रोड मैप सिक्योरिटी का होना चाहिए, रोड मैप कश्मीर की आजादी का होना चाहिए, रोड मैप पाकिस्तान के पानियों पे भारत के कब्जे का होना चाहिए। ये कौन सा रोड मैप है मईशत का? ना इसके अंदर आपकी एक्सपर्टीज है, ना इसके अंदर आपका कोई काम है, ना इससे आपका कोई लेना ना देना, लेकिन फिर भी। अच्छा, और रोड मैप क्या है, ये भी आप गौर करें कि जनाब इसमें सारा जो सुहेल वड़ाई साहब ने बताया, वो क्या बताया? उन्होंने बताया जी कि ये जो मादनियात है ना, ये बेचनी है। यानी रोड मैप ये है पाकिस्तान की तरक्की का कि पाकिस्तान के जो कुदरती वसाइल से अल्लाह ताला ने माला माल किया है, वो वसाइल हमने गैरों को बेच देने हैं। यानी एक चीज हमने 10 रुपए की बेचनी है और उन्होंने उसको 100 रुपए का कर लेना ले जाके। तो पाकिस्तान को क्या मिला? 10 रुपए। और जो यहां से लेकर गया उसने उसको वैल्यू एडिशन की और क्या बना? 100 रुपए। भाई इस पूरे रोड मैप के अंदर कहीं पे सियाहत है, कहीं पे ज़राअत है, कहीं पे IT है, कहीं पे दूसरे शोबे हैं। किसान तबाह बर्बाद हो गया, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, ताजर काम नहीं कर पा रहे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पाकिस्तान का बैलेंस ही क्रिएट नहीं हो पा रहा। साथ ही साथ जो है वो आपके जो ताजिर हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बेचारे परेशान है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कहां से कहां जा रही है, बिजली और फ्यूल की प्राइस कहां पहुंच गई है। तो रोड मैप तो इन चीजों का होना चाहिए था, अगर होना चाहिए था तो। अव्वल तो काम ही नहीं है। ये चीजें दुरुस्त करनी, घर का सामान बेचकर या अपने घर का जेवर बेचकर, ये जेवर है ना पाकिस्तान का जो अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, ये वक्त आने पे हमारे काम आएगा। तो ये और कैसे काम आएगा? देखिए, इसके 2 तरह आप काम ले सकते हैं। या तो ये मादनियात आप पौने पौने बेच दें, या आप पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों पे खड़ा करें, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री लगाएं, इस मादनियात को पाकिस्तान की इंडस्ट्री इस्तेमाल करे। ये जो 10 रुपए वाली चीज है, इसको पाकिस्तान 1000 रुपए की करके बेच सकता है। फ्यूचर का सारा फ्यूल है ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स है, इसके पीछे दुनिया पागल है। अगर दुनिया इससे बेशुमार पैसा बना सकती है तो पाकिस्तान क्यों नहीं बना सकता? हमने जरूर ओने पोने इसको रॉ मटेरियल के तौर पे बेचना है। हमें इंतजार करना चाहिए उस वक्त का, और इन असासों को संभाल के रखना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत को ऊपर उठाना चाहिए। हाँ ठीक है, जरूरत के तहत आप कुछ चीजें बेच सकते हैं कि फिलहाल हमें इसमें से निकलना है, हम इतना बेच लेते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा हम सेफ रखेंगे। लेकिन मुझे उसकी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। बहरहाल मईशत का भी एक रोड मैप है आर्मी चीफ के पास, और ये जनाब सुहेल वड़ाई साहब ने पूरी कहानी सुना दी। अब सुहेल वड़ाई साहब ने पूरी कहानी सुनाई ना, आर्मी चीफ ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें की हैं। इसके अंदर एक बंदे ने तारीफ की आर्मी चीफ की तरफ, वो भी मैं बता दूं। उसने कहा सदियों बाद कोई ऐसा मौका आया, यानी इसमें उनके हाथों को चूमा एक शख्स ने, ओवरसीज ने, और झुक कर चूमा, ये भी सुहेल वड़ाई साहब ने बताया। उन्होंने कहा कई एक ने सदियों के बाद मुसलमान मुल्क की काफिर मुल्क पर फतह पर उन्हें खराज तहसीन पेश किया। सदियों के बाद भाई, ये हम यौम दिफा पाकिस्तान क्यों मनाते हैं? ये तो 1965 का एक दिन हम मना रहे होते हैं हर साल कि यौम दिफा पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी थी। तो वो जो फतह के दावे थे सारे झूठे थे, जो आप सुहेल वड़ाई साहब ने इसको फतह करार दे दिया। और पहले सदियों पहले कोई मुसलमान मुल्क किसी काफिर मुल्क से कोई नहीं जीता। भाई ये अजीब कहानी उन्होंने सुना दी सुहेल वड़ाई साहब ने। अभी 4 साल पहले आजरबाईजान ने, जैसे पाकिस्तान के और इंडिया के बीच में एक कश्मीर का इश्यू है ना बहुत पुराना, इसी तरह आजरबाईजान और आर्मीनिया जो एक गैर मुस्लिम मुल्क है, आजरबाईजान एक मुस्लिम मुल्क है, इन दोनों के बीच में भी एक इशू था कश्मीर तरह का, जिसे कहते थे कराबाग। तो आजरबाईजान ने अभी 4 साल पहले छीन लिया वो पूरा सूबा और अपने मुल्क का उसे हिस्सा बना लिया। तो वो मुसलमान मुल्क नहीं है, उसको वो फतह नहीं मिली। तो ये तारीख से नाबल्द लोग हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं पता, अभी रिसेंट हिस्ट्री नहीं पता कि अभी अभी एक फतह हुई है, और अभी अभी जो है वो एक मुसलमान मुल्क ने एक बहुत बड़ा इलाका खाली करवाया है। पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अभी बाकी है, पाकिस्तान ने कश्मीर को आजाद करवाना है, जिसके लिए फौज ने बड़े दावे कर रखे हैं, पाकिस्तानी फौज ने, और हमेशा से अपने दावे सुने। अब जरा इन सारी चीजों का जवाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के एक जुमले में।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, और ये एयर मार्शल असगर खान ने अपनी किताब में एक वाक़े का जिक्र किया, जिसके मुताबिक 14 अगस्त 1947 को एक इस्तकबालिया के दौरान एक फौजी ऑफिसर कर्नल अकबर खान ने कायदे आज़म से कहा कि बरतानवी अफसरों के बजाय मुसलमान अफसरों को तरक्की देकर कलीदी ओहदों पर फाइज किया जाए। पहले दिन से ही काम चक दिया था इन्होंने। ये कर्नल अकबर खान ने मशवरा दिया कायदे आज़म को। तो कायदे आज़म ने इस ऑफिसर को मुखातिब होते हुए कहा कि मत भूलो कि तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुम पॉलिसी नहीं बनाते, हम अवाम के नुमाइंदे फैसला करते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने सिविल हाकिमों के फैसलों पर अमल करना है। कायदे आज़म ने पाकिस्तान डिफेंस काउंसिल की मंजूरी दी, जिसका एक इजलास 5 सितंबर 1947 को हुआ। इस इजलास में पाक फौज की अंदरूनी और बैरूनी जिम्मेदारियों की मंजूरी दी गई। यह बड़ा क्लियरली कायदे आज़म ने कह दिया। मैं दोबारा पढ़ के सुना देता हूं कि फील्ड मार्शल के सारी बातों का जवाब इसके अंदर कायदे आज़म के एक जुमले के अंदर है। सुहेल बड़ाइच के सारे कॉलम का जवाब कायदे आज़म के एक जुमले के अंदर है। उन्होंने कहा कि मत भूलो कि तुम रियासत के मुलाजिम हो, तुम पॉलिसी नहीं बनाते, हम अवाम के नुमाइंदे फैसला करते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है। तुम्हारा काम सिर्फ अपने सिविल हाकिमों के फैसलों पर अमल दरामद करना है। यहां जो इलेक्शन जीता है, जिसे अवाम ने मुंतखब किया, उसको जेल के अंदर बंद किया हुआ है, और जिन्हें अवाम ने रिजेक्ट किया है उनको फार्म 47 पे लाकर बैठाया गया, और फिर भी उनकी कोई बात नहीं सुनी जा रही। वो बेचारे मुलाजमों की तरह दिन रात बूट पॉलिश कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये नादरीन हालात है यहाँ पे। अब नादरीन आ जाए, जो फ्लड्स की सूरत हाल है इस वक्त, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। लेकिन उससे पहले एक और बहुत बड़ी खुशखबरी है, ये आपके साथ शेयर ना की तो ज्यादती हो जाएगी। एक और कोट अद्दू पावर कंपनी है, और ये बड़ी कंपनी है। एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद को नया चेयरमैन इसका अपॉइंट कर दिया गया है। तो एक और रिटायर फौजी ऑफिसर बरसरे रोजगार हो गए। अल्लाह ताला इनके रोजगार में, अल्लाह ताला इनकी आमदन में बरकत अता फरमाए। और हमें एक ही दफ़ा लिस्ट हासिल करनी चाहिए कि कितने हमारे जिंदा जनरल ऐसे हैं जो रिटायर हैं और उनके पास कोई रोजगार नहीं है, ताकि कौम एक ही मरतबा उन सब के रोजगार का बंदोबस्त करे। और इन तमाम को रोजगार के ऊपर रहना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी की शरह लगातार बढ़ती चली जा रही है, और कई गुना बेरोजगारी में गुज़िश्ता 3 सालों में इजाफा हुआ है। लेकिन कई गुना रिटायर्ड जर्नलों को तमाम महकमों के ऊपर लाकर बैठा दिया गया है, और अब तो पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि सर्विंग जनरल्स भी महकमों के ऊपर बैठाए जा रहे हैं। तो ये नादरीन सूरत हाल है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर मोहम्मद सईद को कि उन्हें नया चेयरमैन अपॉइंट किया गया कोट अद्दू पावर कंपनी का। और बाकी जो लोग हैं उनके लिए मैं दुआ करता हूं कि जितने भी हमारे रिटायर्ड जर्नल हैं उन सबको जल्द अज जल्द कोई ना कोई नौकरी मिल जाए। नादरीन, सैलाब की सूरत हाल बड़ी खौफनाक है। जो मनाजिर मैंने देखे वो इंतहाई हौलनाक है। क्लाउड बर्स्ट हुआ है, और ये क्लाइमेट चेंज है। जो मकबूजा कश्मीर है वहां पर भी एक इंसिडेंट ऐसा रिपोर्ट हुआ, बड़ा अफसोसनाक और बड़ा खौफनाक वाकया है। जितनी दरियाओं के किनारों पे प्रॉपर्टीज बनी हुई हैं, मैंने उनको बहते हुए देखा है। पूरी बिल्डिंग, पूरे घर जो हैं, 3-3 मंजिला घर, वो एक झटके में पानी लेकर जा रहा है। चंद लम्हों में वो नजर ही नहीं आते, बिल्कुल सफाचट हो जाता है। बाकायदा पत्थरों का सैलाब आता हुआ देखा, बहुत बड़े पैमाने पे पत्थर पानी के साथ बहते हुए आ रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर जिन्हें आप हिला भी नहीं सकते। तो ये एक खौफनाक सैलाब है, और ये जो मनाजिर हैं सैलाब के, ये इंतहाई हौलनाक है। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को महफूज रखे। जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है, और जो नया डाटा आ रहा है वो बड़ा खौफनाक है। और इसमें बच्चे भी हैं, ख़वातीन भी हैं, नौजवान भी हैं, तो मर्द हजरात भी हैं, ख़वातीन भी हैं। तो ये बहुत बड़ा नुकसान है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने, और पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ सूबाई हुकूमतें हैं, उन्होंने इस हवाले से अपने इक़दाम शुरू किए हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को सबसे ज़्यादा विजिलेंट रहना होगा। अवामी नुमाइंदगान सैलाबज़दा इलाकों में लौट गए हैं, वहाँ पहुँच गए हैं। बैरिस्टर घोर के इलाके में सैलाब आया, बड़ा खौफनाक, वो भी वहाँ पे मौजूद हैं। अली अमीन गंडापुर भी रवाना हुए सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए, और जो फ़ौज के दस्ते वहाँ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हें भी फौरी तौर पे मुतहर्रिक किया गया कि आप भी ये काम करें। और बेहतरीन काम कर रही है रेस्क्यू सर्विसेज, और जो NDMA PDMA ये लोग भी कोशिश कर रहे हैं, बहुत कम वसाइल के बावजूद जोर लगा रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके किसी तरह भी जो सैलाब मुतासरीन हैं उनको रेस्क्यू किया जाए। अभी मेरे ख्याल में उन्हें आने वाले दिनों में खैमों की ज़रूरत होगी, उन्हें खुराक की ज़रूरत होगी, खाने पीने की चीज़ों की। और फिर जब बहाली का काम शुरू होगा, असल काम तब होता है। ये घर टूट गए हैं, बह गए हैं, और ये सैकड़ों मकानात हैं। इनकी दोबारा तामीर के लिए फंड्स चाहिए होंगे, पैसा चाहिए होगा, और इन लोगों को मदद देनी होगी। और इनकी तामीर दोबारा करने के लिए हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को और हुकूमत पाकिस्तान को बड़े फंड्स जारी करने पड़ेंगे, और उन फंड्स को मकामी नुमाइंदगान के ज़रिए से सही तरीके से खर्च किया जाए। क्योंकि देखें, अरबों रुपया आया था जो सिंध में खर्च किया जाना था 2022 के सैलाब के बाद। आज 3 साल गुजर गए हैं। एक अगर 2 कनाल का भी घर आप बनाए ना, बड़ा घर, तो 8 माह में 10 माह में आपका बन जाता है पाकिस्तान में।
लेकिन 3 साल हो गए, आज तक वहां गरीबों के घर नहीं बन सके दोबारा। लोग अपनी मदद आपके तहत घर बना रहे हैं, जो सरकार के पास पैसा आया वो कहां खर्च हो गया आज तक किसी को पता ही नहीं है। वो गरीब लोगों के नाम पे इकट्ठा किया हुआ पैसा था, बाहर से भी फंड्स आए थे और वो सारे फंड अल्ले तल्लों में और इधर उधर इन्होंने उड़ा दिए और पता नहीं किसकी जेब में गया पैसा। गरीब आदमी को तो कुछ नहीं मिला। अब यहां पे एक पूरा चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ये सारा पैसा जो है वो गरीबों को मिलना चाहिए और उनके घरों की तामीर के ऊपर खर्च होना चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने चैनल का